एंड हम बात करने वाले हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया। हेमोफीलिया बीमारी जो होती है मानव में, यह जीन से रिलेटिव होती है या उन जीन पर होती है, उन एक्स एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन की वजह से होती है। और जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं ये रिसेसिव वाले जीन्स होते हैं। आपने पढ़ा ना, इसके पहले आपने पढ़ा कि जो वर्णांतता होती है और हीमोफीलिया, दोनों की बीमारी रेसेसिव एक्स लिंक्ड जीन से होती है, यानी यक्स संलग्न अप्रबल लक्षण के कारण से होती है। ध्यान रखना, हीमोफीलिया बीमारी आपको तभी दिखेगा जब आपके एक्स जो क्रोमोसोम है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिक जीन होंगे। यानी अगर आपके पास दो क्रोमोसोम है एक्स वाले, तो दोनों में आपके हीमोफीलिया के जीन होने चाहिए, तभी आप में बीमारी दिखेगी। ठीक, या मतलब यह एक तरीके की जो जैसे वर्णांता होती है, सेम पैटर्न इसका भी होता है। यानी अगर आपने वर्णांता पढ़ लिया तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसमें आपको ध्यान रखना होगा इसमें क्या मतलब इससे कौन सी चीजें इफेक्ट होती हैं। इसमें जिस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन वर्णांता का बनता था। ठीक, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। यह रोग मनुष्य में यक्स लिंक अप्रबल जीन की वजह से होता है। अप्रबल जीन यानी रेसेसिव जीन, रेसेसिव जीन की वजह से होगा। ठीक है, एक्स लिंक रेसेसिव। ठीक है, यानी यह करेक्टर तभी दिखेगा जब आपके जितने क्रोमोसोम एक्स वाले होंगे सब पे ये जीन प्रेजेंट हो। मेल में एक ही एक्स होता है, तो एक एक्स पे अगर प्रेजेंट हो तो उसे हीमोफीलिया होगी, अदर नहीं होगी। हीमोफीलिया मैक्सिमम मानव में ही देखा, मनुष्यों में, पुरुषों में सबसे ज्यादा हीमोफीलिया देखने को मिलता है। स्त्रियों में हीमोफीलिया के बारे बहुत ही कम देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं यह सामान्य व्यक्ति में, जैसे कि इससे क्या अफेक्शन नहीं, हेमोफीलिया होने से आपको क्या प्रॉब्लम होती है। जो सामान्य व्यक्ति है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसमें 5 से 6 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है। यानी आपकी कहीं से भी फ्रैक्चर हुआ, आप में ब्लड मतलब ब्लड का फ्लो होने लगा, यानी ब्लड बहने लगा। ठीक, उसके बाद आप देखते हो कुछ देर बाद ब्लड का बहना बंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर ढेर सारी लिंक्ड रिएक्शन, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई रिएक्शन चलती हैं। यानी एक रिएक्शन के बाद जैसे ए बी सी डी ई एफ ना, तो ये एक लिंक होती हैं। यानी ये चला, ए के बाद बी रिएक्शन होगा, बी के बाद सी होना है, सी के बाद डी होना है, डी के बाद ई होना है। ठीक है, ये अगर डी नहीं हुआ तो ई नहीं होगा, सी नहीं होगा तो डी नहीं होगा, मतलब इनका एक क्रम में होना जरूरी है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे रिएक्शन चलता है तो रुधिर का थक्का बनता है। रुधिर का थक्का बन जाता है, यानी जहां आपके फ्रैक्चर हुआ होगा वहां पर रुधिर का थक्का बन जाता है। थक्का बनने से वो ब्लड को बाहर जाने से रोकता है, और ये प्रोसेस 5 से 6 मिनट लगता है। 5 से 6 मिनट में आपका रुधिर का जो स्राव होता है वो बहना बंद हो जाता है, यानी 5 से 6 मिनट के बाद आप में रुधिर का स्राव नहीं होगा। ठीक, लेकिन जब हीमोफीलिया आपको हो जाती है, किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गई, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, रुधिर का स्राव होता रहता है, क्योंकि उसमें रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। रुधिर का थक्का क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जो लिंक्ड रिएक्शंस हैं ये आपस में ब्रेक कर जाती हैं। सी रिएक्शन, सी आपका नहीं बन पाया तो डी भी नहीं बनेगा, ई भी नहीं बनेगा। यानी ये रिएक्शंस बीच में किसी चीज की कमी की वजह से रिएक्शन पूरा नहीं हो पाता, रुधिर का थक्का जल्दी नहीं बनता। रुधिर का थक्का जल्दी ना बनने की वजह से आप में रुधिर स्राव लगातार होता रहता है। कभी कभी अगर रुधिर स्राव ज्यादा हो गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये एक घातक बीमारी साबित होती है। जबकि जो वर्णांता होती है वो उतनी घातक नहीं होती, क्योंकि उसमें आप कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। तो ठीक, कोई बात नहीं, कलर डिफरेंशिएशन नहीं तो दिक्कत है। तो नॉर्मल आप कोई वर्क नहीं कर पाते हो, कोई कोई ऐसी चीजें हैं, लेकिन कहीं कहीं कई सी नौकरियां हैं ड्राइवरिंग की, तो वहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन नॉर्मल आप तो जिंदा तो रह सकते हो, लेकिन इसमें अगर अगर हीमोफिलिक व्यक्ति में रुधिर स्राव लगभग लगातार हुआ तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो हीमोफिलिक व्यक्ति में रुधिर का जो स्रावन होता है ये 1.5 से 24 घंटे तक, यानी आधा मिनट 30 मिनट से 24 घंटे तक के बीच में रुधिर का थक्का बन सकता है, या हो सकता है कि ये आपका रुधिर का थक्का 24 घंटे के बाद बंद हो। ठीक है, तो लगातार रुधिर का स्राव 30 मिनट यानी आधे घंटे से 24 घंटे तक नहीं बंद होता, यानी इसके बीच नहीं बंद होगा। इससे ज्यादा टाइम लग जाता है आपका रुधिर का थक्का बनने में, रुधिर का स्राव बंद होने में। तो इनमें क्या होता है, 30 मिनट से 24 मिनट तक का समय 24 घंटे तक का समय लग जाता है आपका रुधिर थक्का जमने में। कहाँ 5 से 6 मिनट में रुधिर का थक्का जमता था, यहाँ डेढ़ यानी 1.5 घंटे से सॉरी
आधे घंटे या 30 मिनट से 24 घंटे तक रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। अब रुधिर का थक्का नहीं बन पा रहा है, रुधिर का थक्का नहीं बन पा रहा है, यही मैंने लिखा है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो रुधिर का थक्का न बन पाने से आप में रुधिर का स्राव लगातार होता रहता है। और रुधिर का स्राव थक्का क्यों नहीं बनता है? आप में 8 फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, आप में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्लॉटिंग मतलब, क्लॉट मतलब चीजों को जमाना, नहीं थक्का बनाना। थक्का बनाने के लिए 13 फैक्टर की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी में, 13 तत्व की, जिनमें ये आपका जो 8th तत्व है, 8वां फैक्टर, और साथ में 9वीं फैक्टर भी जिम्मेदार होता है। कभी कभी देखा ऐसे गया है, यानी 8 फैक्टर जो तत्व है वो आपका नहीं बन पाया। उसके न बनने से रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। रुधिर का थक्का न बनने से रुधिर का स्राव लगातार होता रहता है और ज्यादा ब्लड निकलने पे आपकी डेथ हो सकती है। इसे रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार रक्त का क्या होता है, स्रावण हो रहा है, निकल रहा है, तो रक्तस्रावण, ब्लीडर्स डिसीज, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ब्लीडर्स डिसीज या रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। रुधिर का थक्का बनाने के लिए ढेर सारी लिंक रिएक्शन रहता है ना, ढेर सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई रिएक्शन चलती हैं, जिसे बोलते हैं कैस्केड रिएक्शन। ध्यान रखना, कैस्केड याद रखना। रुधिर का थक्का बनाने के लिए आपकी लगातार एक के बाद एक ढेर सारी लिंक रिएक्शन, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई रिएक्शन चलती है। एक दूसरे से जुड़ी हुई रिएक्शन को ही बोलते जाता है कैस्केड रिएक्शन। ठीक है, मानी मतलब एक के बाद एक रिएक्शन, लगातार ढेर सारी रिएक्शन एक क्रम में चले, उसे बोला जाता है कैस्केड रिएक्शन। रुधिर का थक्का बनाने के लिए ढेर सारे लिंक रिएक्शन या कैस्केड रिएक्शन चलती हैं, लेकिन ये कैस्केड रिएक्शन जो चलती हैं, इनका क्रम टूट जाने की वजह से रुधिर का थक्का नहीं बनता। रुधिर का थक्का न बनने से रुधिर का स्राव बंद नहीं होता। ये लगभग 30 मिनट से 24 घंटे तक का समय ले सकता है रुधिर का थक्का बनने में। इतना में तो पता नहीं कितना ब्लड का फ्लो हो जाएगा आपकी बॉडी में। ठीक, ऐसा भी देखा गया है, जो 9th फैक्टर है, 9 क्लॉटिंग फैक्टर की भी कमी से हीमोफीलिया देखा गया है। एक्चुअली में हीमोफीलिया आपके दो प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बन पाता, हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बन पाया। अब आपको कैसे याद होगा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर 8, कैसे कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर 9 होगा? तो ए फॉर 8, 8, ए से 8 नहीं लग रहा है, 8, तो एक में 8 होगा, दूसरे में 9 होगा, तो हीमोफीलिया 8, A8। अगर आपको हीमोफीलिया ए से 8 याद आ गया, तो दूसरा आपका हीमोफीलिया बी क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर 9। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी किस में होता है? 8, ए फॉर हीमोफीलिया ए में। और क्लॉटिंग फैक्टर जो 9 की कमी आती है वो हीमोफीलिया बी में। दोनों में से किसी क्लॉटिंग फैक्टर कमी आई तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से लिंक होकर रिएक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बना, तो आपका जो कंबाइंड रिएक्शंस है, कैस्केड रिएक्शंस है, लिंक रिएक्शंस है, ये कंप्लीट नहीं हो पाता, तो रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। रुधिर का थक्का न बनने से रुधिर का स्राव आपके बॉडी में लगातार होता रहता है। अगर रुधिर का स्राव आपकी बॉडी में लगातार होगा, तो आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और ज्यादा ब्लड का फ्लो होने से, मतलब श्रावण होने से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही घातक बीमारी है। बॉडी में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो रुधिर के थक्का बनाने में मदद करते हैं। आपको क्लॉटिंग फैक्टर नहीं जानिए, बस इतना जानिए आपकी बॉडी में 30 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, थक्का बनाने वाले फैक्टर्स होते हैं जो रुधिर का थक्का बनाते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं। अब कहते हैं 19वीं सदी में, 19वीं सदी यानी 1800 से 1900 के बीच में, मैंने बताया था कभी आपको, जो 19वीं सदी 20वीं सदी जब कहा जाता है, जैसे इस समय कौन सा चल रहा है? 21वीं सदी, लेकिन 2018-19 चल रहा है ना। 21वीं सदी का मतलब होता है कि 20 सदी से ऊपर, यानी ऐसा समझो, जब आप बॉलिंग की जाती है, तो कभी भी आपने देखा है 50वां ओवर होता है, तो उसको कहा जाता है 49 पॉइंट समथिंग, 49 ओवर की कुछ गेंद को 50वां ओवर कहा जाता है। उसी प्रकार 2020 को 21वीं सदी कहा जाएगा। 21वीं सदी क्या, यानी 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा वो 21वीं में आएगा ना, तो 20 से ज्यादा 2020 ये किस में आएगा? 21वीं सदी में। उस प्रकार 19वीं सदी में 1800 से 1900 के बीच में आएगा, 1800 से 1900 से के बीच में 19वीं सदी आएगा। ठीक, तो 18 प्लस यानी 19 की शुरुआत हो गई, 18 से ज्यादा 19 की शुरुआत हो गई, तो वही तो 19वीं सदी है। इनमें क्या हुआ, एक जॉन ऑटो 1803 में, और हे 1813 में, बुएल्स 1815, नेसी 1820। इन साइंटिस्टों ने क्या किया, इन साइंटिस्टों ने अंग्रेज वंश में,
यानी जो इंग्लिश शासक थे अंग्रेज वंश में, उनके वंश में जाके उन्होंने हीमोफीलिया की स्टडी की। यानी एक अभी आप पढ़ोगे पेडिग्री, पेडिग्री में क्या होता है, आप उनके वंश से यानी उनके पूर्वज की पीढ़ी में देख सकते हो कौन उनमें बीमारियां थी। यानी जैसे आप हो, आपके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, एक पेडिग्री बनाई जाती है, एक कॉमन पेडिग्री होती है। जब आप उसको खोलोगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि आपके जेनेटिक जीन लेवल पर कौन सी बीमारियां लगातार ट्रांसफर हो रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इसे कहा जाता है पेडिग्री। पेडिग्री आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ आगे, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा, क्योंकि पेडिग्री मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, सभी इसको सीखने में असमर्थ रहते हैं, तो आपको अच्छे से मैं सिखाऊंगा। तो इन साइंटिस्टों ने क्या किया, अंग्रेज वंश में हीमोफीलिया रोग की वंशावली यानी केस ऑफ हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री खोली, उसमें देखा कि हीमोफीलिया कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। यानी हीमोफीलिया जीन लेवल पर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, जीन जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि जीन लेवल पर है, एक्स क्रोमोसोम है, वो भी रिसेसिव जीन है। ठीक, अब इस जो इन साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, अंग्रेजों के वंश का हीमोफीलिया स्टडी किया। हीमोफीलिया बीमारी को अंग्रेजों के वंश के, उन्होंने उनकी वंशावली मतलब उनके जो जितने भी वंशज थे, पूर्वज थे, सबके उन्होंने बार बार मतलब रेगुलर वे में उनकी स्टडी किया कि भाई हीमोफीलिया कहाँ से आ रहा है, इस जो बीमारी है इसके जीन आखिर कहाँ से, कहाँ इसमें चेंजेज हुए, कहाँ म्यूटेशन होकर ये लगातार पीढ़ी में आगे बढ़ रहा है। वहीं 20वीं सदी में यानी 1900 से 2000 के बीच में, 20वीं सदी 1900 से 2000, 19 प्लस, तो 20वीं में तो आ गए आप, के बीच में बुलक 1911 1911 में, और बॉर 1922 में, हेरलेन 1922 में ही, बोक्स 1934 और गिलक्रेस्ट 1961 में। इन साइंटिस्टों ने कहा दूसरे देशों में जाकर इस रोग की वंशावली का अध्ययन किया, यानी इन्होंने दूसरे अदर देशों में हीमोफीलिया बीमारी की अध्ययन किया, स्टडी किया, भाई आखिर जो हीमोफीलिया की बीमारी चल रही है ये किस पीढ़ी से आ रही है। ठीक, इसकी स्टडी करनी चाहिए इन्होंने। यह रोग प्राय पुरुषों में ही पाया जाता है, यानी स्त्रियों में इनकी संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों, मैंने आपको बताया था वर्णांधता में भी महिलाएं इसकी ज्यादा वाहक होती है, क्योंकि महिलाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया की बीमारी नहीं होती, हीमोफीलिया के जीन नहीं होंगे, तब तक फीमेल आपकी हीमोफीलिक नहीं होगी या वर्णांधता की बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। जबकि मेल में आपके एक ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे आपके कलर ब्लाइंडनेस के जीन या हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट है, तो वो आपका कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता या फिर हीमोफीलिया की बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो पुरुषों में इस यह रोग, आप चाहे हीमोफीलिया बोलो या चाहे वर्णांधता बोलो, दोनों के रोग पुरुषों में ज़्यादा पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। पुरुषों में ज़्यादा संभावना होती है बीमारी हो, जबकि स्त्रियों में इसकी संख्या या इन बीमारियों की होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। आगे बात करते हैं, कहते हैं इसकी वंशागति वैसे ही जैसी वर्णांधता की होती है उसी प्रकार, यानी वंशागति मतलब इनहेरिटेंस, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हीमोफीलिया का ट्रांसफर वर्णांधता की तरह होता है। जैसे वर्णांधता होता था उसमें जिस प्रकार का आपका देखने को मिलता था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार बीमारियों का ट्रांसफर हो रहा है, सेम वही पैटर्न आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का होगा। यानी वर्णांधता की तरफ, वर्णांधता की बीमारी जैसी आपको दिखाई देती थी कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, सेम पैटर्न हीमोफीलिया का होगा। तो मेल में H4 हीमोफीलिया ये आपको दर्शाया जा रहा है, अगर H है तो नहीं हीमोफीलिया की जीन इस पे प्रेजेंट है, तो XHY यानी मेल में तो एक ही एक्स है, उस पर अगर हीमोफीलिया प्रेजेंट है तो ये अपना कैरेक्टर दिखाएगा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का होता था, तो यानी पुरुष जो होगा आपको हीमोफीलिक होगा, यानी उससे हीमोफीलिया की बीमारी है। वहीं फीमेल में आपके 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर किसी एक एक्स पे हीमोफीलिक जीन है तो वाहक स्त्री होगी, अगर दोनों पे है तो हीमोफीलिक स्त्री होगी। अगर दोनों पे है ये कैसी कंडीशन होगी आपकी, होमोजाइगस, यानी ये बीमारी होमोजाइगस में ही अफेक्ट करेगी। होमोजाइगस यानी समयुग्मज में, और ये कैसा है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस यानी हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मज। आपको मैंने बताया वर्णांधता में बताया, उसके पहले जब हमने स्टार्ट किया था यक्ष संलग्न लक्षण लिंग संलग्न वंशागत, उसमें ही हमने आपको बता दिया था।
इसके जो पहले आपको लिंक से अलग लक्षण जहाँ एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए थे एक लेक्चर पहले, यानी कलर ब्लाइंडनेस के पहले ही, उसमें आपने मैंने बताया था होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में। यानी होमोजाइगस क्या है, दोनों में जीन वही प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन कैसी हो, होमोजाइगस। रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा होमोजाइगस में ही दिखते हैं, ये मैंने उसमें भी बताया था, आपको फिर बता रहा हूँ। जितने भी रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो अपनी जो कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन यानी सम युग्मजी कंडीशन में ही शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हेटेरोजाइगस विषम युग्मजी कंडीशन आता है तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव को अपने कैरेक्टर दिखाई नहीं देता, डोमिनेंट वाला अपने कैरेक्टर को दिखाता है, जबकि रिसेसिव वाला कैरेक्टर दिखा नहीं पाता, और ये रिसेसिव पर ही वर्क करता है। यानी हीमोफीलिया जीन जब भी प्रेजेंट होगा वो रिसेसिव कंडीशन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये है ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर जीन। यक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर आपने देखा था, इनेमल इनेमल से ग्रसित होने वाली जीन, यानी टीथ की जो इनेमल है उसको ग्रसित कर देती थी, ऐसे जीन्स प्रेजेंट थे वो डोमिनेंट वाले थे। वो किसी एक एक्स प्रेजेंट है तो बीमारी करा देते हैं, लेकिन ये आपके रिसेसिव वाले हैं, ये बीमारी तभी कराएंगे दोनों एक्स प्रेजेंट होंगे फीमेल में, लेकिन मेल में एक ही एक्स होता है, तो अगर एक ही एक्स प्रेजेंट है तो वो अपना कैरेक्टर दिखा देगी, लक्षण दिखा देगी। वर्णांता हो या हीमोफीलिया दोनों के ही जीन पुरुषों में ही माता द्वारा ही आता है। अच्छा, जो पुरुष होता है उसमें एक, अगर पुरुष की बात करें, एक एक्स होता है एक वाई होता है। वाई तो हमेशा पिता से आता है, एक्स कहाँ से आता है, माता से आता है, तो एक्स पे ही बीमारी कराने वाले हैं। तो वर्णांता हो या हीमोफीलिया पुरुषों में माता द्वारा ही आएगा, क्योंकि माता ही एक्स क्रोमोसोम पुरुष को देती है। ठीक है, पुरुष को एक्स क्रोमोसोम माता देती है, अगर माता में एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया है तो पुरुष में होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि वाई वाला तो पुरुष ही देगा भैया, वाई तो सिर्फ पुरुष के पास है। तो बच्चे में जो लड़का होगा उसमें पुरुष से वाई क्रोमोसोम आता है, जो एक्स क्रोमोसोम आता है माता से आता है। अगर माता को हीमोफीलिया होगी तो बच्चे को होगा, लड़के को होगा, अन्यथा नहीं होगा। सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात है, ध्यान रखना, महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया की वाहक थी, वाहक, वाहक पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया की वाहक थी, ठीक, वाहक थी, ग्रसित नहीं थी। इनके माता पिता व पति सभी समान थे, माता हो पिता हो सभी समान थे, किंतु इनके पुत्रों में यह रोग देखा गया। यानी माता पिता से महारानी विक्टोरिया आए, माता पिता में ये लक्षण थे नहीं, महारानी जो आपकी महारानी विक्टोरिया थे उनमें भी ये लक्षण ने कहाँ से आए, क्योंकि इनके पति भी सामान्य थे, लेकिन इनके जब बच्चे हुए उनमें एक रोग देखा गया, तो अनुमान लगाया गया जो महारानी विक्टोरिया थे उनमें म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से उनमें हीमोफीलिया की बीमारी उत्पन्न हुई। तो अनुमान लगाया गया जो आपकी महारानी विक्टोरिया थी उनमें म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन होने की वजह से इनमें हीमोफीलिया नामक बीमारी हुई। ठीक, ध्यान रखना, यहाँ पर जो महारानी विक्टोरिया थी यो ये आपकी हीमोफीलिया की वाहक थी। बाद में साइंटिस्टों ने जब देखा इनके ना ही माता ना ही पिता, यानी माता पिता दोनों में हीमोफीलिया नहीं थी, लेकिन महारानी विक्टोरिया के बच्चों में हीमोफीलिया देखा गया। तब साइंटिस्टों ने देखा कि इनके पति में भी तो हीमोफीलिया नहीं थी, यानी वो भी सामान्य है। तो अंदाजा लगाया गया जो महारानी विक्टोरिया में कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से इन्हें हीमोफीलिया हुआ। ठीक, अब बात करें क्वेश्चंस पे। एक समान व्यक्ति है, समान व्यक्ति यानी उसे हीमोफीलिया नहीं है, तो आप एक्स वाई नॉर्मल लिख सकते हो। मेल की बात करें, वही फीमेल की बात करें, एक महिला से विवाह करता है, ठीक, जाहिर बात है महिला से ही विवाह करेगा, लेकिन जो महिला आपकी है इस महिला के माता वाहक व पिता हीमोफीलिया थे। तो आप पहले इस पुरुष को भी छोड़ दीजिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप पहले इन पुरुषों को छोड़ दीजिए, इनको पहले आप इस फीमेल को इंटरव्यू यानी इस फीमेल को चूज करिए, जो आपकी महिला है इसको लीजिए पहले। तो इस महिला में देखिए ये नॉर्मल है कि हीमोफिलिक है कि कैरियर है, पहले इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जिसके माता है, माता इसकी माता वाहक थी, यानी उसमें एक एक एक्स पर केवल हीमोफीलिया था। इसके पिता जो थे वो कैसे थे, हीमोफिलिक थे, यानी उन पे जो एक्स क्रोमोसोम था उस पे हीमोफीलिया के जीन थे। वाहक थी, वाहक जो माता इनकी थी उस पे, या वाहक मतलब दोनों एक्स में किसी एक एक्स पे हीमोफीलिया वाला जीन होगा। पिता आपके हीमोफिलिक थे, यानी दोनों आपके एक ही एक्स है उस पे, यानी हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये इसके माता हुए महिला के, ये इसके पिता हुए।
अब इनमें हम कराते हैं क्रॉस, इनमें फर्टिलाइजेशन करा के इनमें देखते हैं कि इनके जो बच्ची हुई, इनमें जो पुत्री हुई, उनमें क्या कंडीशंस होते हैं। तो महिला के माता पिता की बात करें, ये हो गई। इनके में गैमेट्स बनाओ, गैमेट्स बनाओ। तो एक में एक्स सच आएगा, दूसरे में नॉर्मल एक्स, एक में एक्स सच आएगा, दूसरे में नॉर्मल वाई। ठीक, अब मैंने आपको बताया था चेकर बोर्ड, आप यूज कर लीजिए चेकर बोर्ड का, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसको आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो। तो ऊपर फीमेल, नीचे आपके मेल होंगे। ठीक, अब जो आपकी फीमेल है, फीमेल एक में एक्स सच है, दूसरे में नॉर्मल एक्स है, और मेल में एक एक्स सच है, दूसरे में वाई तो होगा ही, वाई कहीं नहीं जाने वाला। ठीक, अब क्रॉस करा दीजिए एक्स एच एक्स एच। तो एक्स एच ये जो महिला होगी कैसी होगी, हीमोफीलिया वाली होगी। लेकिन ये आपकी जो महिला होगी ये कैसी होगी, वाहक होगी, क्योंकि एक में ही हीमोफीलिया वाला जीन है। और जो मेल होगा एक्स एच वाई ई एक्स वाई। तो हमको मेल से मतलब नहीं, इनमें जो टोटल कॉम्बिनेशंस बन के आएंगे, जो फीमेल और मेल बनेंगे, उसमें हमको सिर्फ महिला से मतलब है। ठीक, मेल से हमसे मतलब है नहीं। ठीक, मेल से मतलब है नहीं हमसे मतलब है सिर्फ महिला से। तो इसमें जो महिला हुई, दो कंडीशन महिला के होने की है। जो महिला हुई वो दो कंडीशन की, जो पुत्री हुई यानी पुत्री आपकी जो हुई, वो एक तो आपकी वाहक हुई और दूसरी की हुई हीमोफिलिक। ये कैसी हुई, हीमोफिलिक। ये कैसी हुई, वाहक। अब प्रॉब्लम ये है, जो ये महिला है जिसने नॉर्मल पुरुष के साथ शादी की, अब वो हीमोफिलिक वाली थी, वाहक वाली थी, ये तो हमको पता नहीं। तो हमें दोनों कंडीशंस करनी होंगी, यानी आप दोनों के एक साथ लेके चलो। ठीक, मैंने चूज किया ये जो महिला थी वो थी आपकी हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। लेकिन जो जिसमें मैं चूज किया ये महिला थी, ये वाहक वाली थी। ठीक, दो कंडीशन हो चुकी है भाई, तो दोनों लीजिए आप, क्योंकि हमें कंडीशन थी तो ढूंढने हैं। ठीक, अब ये जो महिला आपकी थी हीमोफीलिया, जो आपकी इसमें मैंने महिला लिया वो कैसा था, कैसी है, हीमोफीलिया है। लेकिन जो आपका नॉर्मल मेल, जो सामान्य व्यक्ति से जिससे शादी की थी ये महिला, वो कैसा था, सामान्य व्यक्ति था। ठीक, और इसमें जो हमने चूज किया, इसमें जो महिला आपकी होगी वो आपकी कैरियर वाली होगी। और जो उसमें इसने जिससे शादी किया तो व्यक्ति तो वही है। क्योंकि मैं ये नहीं पता ये महिला आपकी हीमोफिलिक वाली थी कि वाहक वाली थी, इसलिए हमको दोनों से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप कुछ वहाँ आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो आपको इंडिकेट कर देगा, वो आपको बता देगा कि वो हीमोफिलिक वाली थी या वाहक वाली थी। कुछ ना कुछ उसमें इंडिकेशन दिया होगा, लेकिन फिलहाल इतना हार्ड क्वेश्चन हमें पूछेगा भी नहीं। ठीक, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेगा। वर्णांतर जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चंस किए थे, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको खुद से करने के लिए, वो इसी पे बेस है। ठीक, अब आपके लिए और ही आसान हो जाएगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक, अब इसमें आप क्या बना लो, पहले गैमेट। तो इसमें एक्स एच और दूसरा एक्स एच, इसमें नॉर्मल एक्स, इसमें नॉर्मल वाई। इसमें जो आपके गैमेट बनेंगे एक्स एच एक्स एक्स वाई, इससे एक्स, इससे वाई, इससे एक्स एच, इससे एक्स। गैमेट में कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। ठीक, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक, फिर दिक्कत हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वेश्चंस को पूछिए, पुटअप कीजिए, सर मुझे ये समझ नहीं आया। ठीक, अब क्या करो, इनमें आप क्रॉस करा दो, इनमें आप क्रॉस करा दो, और इनके बीच आप क्रॉस करा दो। इन ये आपके फीमेल से आया, ये मेल से आया, ये फीमेल से गैमेट्स, ये मेल से गैमेट आए। ठीक, अब क्रॉस कराने के लिए आप फिर से बनाओ चेकर बोर्ड। इजी वे रखो, हमेशा क्वेश्चन करने का अच्छा वे, मतलब आप सरल, उसे सरलतम से करने की कोशिश करो। हार्ड क्वेश्चंस को ना करो, ने क्वेश्चन को हार्ड बना के ना करो, उसे कोशिश करो कितने हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चेकर बोर्ड का यूज करते हैं। उसमें जो फीमेल आपकी होगी, फीमेल कैसी है, एक्स एच, दूसरी का भी एक्स एच। जो मेल आपका नॉर्मल एक्स, नॉर्मल वाई। इसमें आपका जो फीमेल है एक्स एच है, दूसरे में नॉर्मल एक्स है। इसमें नॉर्मल एक्स और वाई, तो वाई वाली बीमारी ही नहीं है।
अगर ध्यान रखो, अगर वाई पे कोई जीन आ जाए बीमार करने वाले, किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ मेल को होगा, क्योंकि वाई जीन सिर्फ मेल में होता है। ठीक, अपने टॉपिक पे आते हैं। ए एक्स इससे फ्यूज करेगा, एक्स एक्स एच। ठीक, ये एक्स फिर से इसे फ्यूज करेगा, एक्स एच। ठीक, ये नॉर्मल एक्स एच वाई, ये नॉर्मल एक्स एच वाई। इसकी बात करते हैं एक्स और दूसरा एक्स एच, एक्स नॉर्मल एक्स, एक्स एच वाई नॉर्मल एक्स वाई। ठीक, अब हम देखते हैं इनमें और आगे क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आपने देखा इनमें कौन से पुत्री और कौन कितने पुत्र हो रहे हैं, सब इसमें आपको चिकर बोर्ड में दिख गया। ठीक, अब इसकी बात करें, जो महिला है, महिला है, एक महिला आपकी कैसी है? नॉर्मल महिला। एक आपकी एक्स एक्स एच वाली है, जो कि कैसी है? आपकी वाहक। और दूसरी महिला भी आपकी, दोनों महिला, सॉरी, दो के दोनों महिला आपकी वाहक हैं, यानी महिला आपकी 100% वाहक है। मैं बताया था कैसे 100% निकालते हैं। अगर महिला पूछे तो महिला आपकी 100% वाहक है। ठीक, और वही पुरुष की बात करें, इससे जो आपकी ऐसे जो बच्चे की बात करें, इसमें जो आपका लड़का होगा, महिला यानी लड़की होगी, और इसमें आपका लड़का होगा। ठीक, वो आपकी जो लड़की होंगी, दोनों कैसे हैं? वह आपके हीमोफिलिक हैं, एक्स एच वाई, यानी हीमोफिलिक हैं। ठीक, यानी दोनों महिलाएं आपकी, दोनों लड़की आपकी जो होने वाली लड़की हैं, दोनों आपकी वाहक होंगी, और लड़के दोनों आपके कैसे होंगे? हीमोफिलिक। लेकिन इसमें हम देखते हैं, इसमें जो आपकी महिला हुई, यानी लड़की इसमें जो हो रही है, वो आपकी एक तो वाहक है, एक कैसी है? वाहक। और आपको दूसरी कैसी है? वो नॉर्मल है, सामान्य है। यानी एक लड़की आपकी वाहक है, दूसरी लड़की आपकी सामान्य है, क्योंकि इस पे हीमोफिलिक की जीन एक ही एक्स पे प्रेजेंट है। ठीक, वहीं लड़के की बात करें, लड़के भी आपके, एक आपका लड़का हीमोफिलिक है, दूसरा लड़का आपका सामान्य है। कैसा है? हीमोफिलिक। हीमोफिलिक यानी इसे हीमोफीलिया की बीमारी है। ये कैसा है? सामान्य। इससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। ठीक, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे क्वेश्चंस में। तो वर्णांतक क्वेश्चन या हीमोफीलिया क्वेश्चन आ जाए, उनका पैटर्न सेम होता है, उनका करने का तरीका सेम होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल्स कराए, वर्णांता में 2-3 एग्जांपल्स कराए थे। तो कभी भी आपके आपके बुक में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, यानी ये आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ना। ठीक, तो उसमें ध्यान रखना, जो इसमें कंडीशन है, सामान्य पुरुष से एक महिला शादी करते हैं जिसके माता पिता कैसे थे? माता आपकी हीमोफिलिक की वाहक थी, जबकि पिता आपके वो हीमोफीलिया बीमारी उनको थी। तो हमने उनके गैमेट्स बनाए, उनमें देखा जो पुत्री उनकी दो हो रही है, एक तो हीमोफीलिया वाली है, दूसरी वाहक वाली है। अब उसने थोड़ी बताया था कौन किस पुत्री का विवाह कराया था, तो उसने माना अगर हीमोफीलिक वाली पुत्री से विवाह कराए सामान्य व्यक्ति का, तो उसमें क्या कंडीशन होगी? अगर ये महिला वाहक वाली थी, उसमें कंडीशन क्या होगी? देखो, यहाँ पर अगर हीमोफिलिक महिला निकली थी अगर हीमोफिलिक महिला से शादी की, तो सामान्य व्यक्ति वाले में देखा गया, दोनों आपकी जो लड़कियां होंगी वाहक होंगी, और दोनों लड़के कैसे होंगे? हीमोफिलिक। जबकि वाहक वाले अगर फीमेल शादी करा गई, तो उसमें चारों अलग अलग मिले, नहीं, एक लड़की आपकी जो वाहक मिली, दूसरी लड़की सामान्य मिली, वहीं एक लड़का हीमोफिलिक मिला, दूसरा लड़का सामान्य मिला। यहाँ पर इसमें कोई भी लड़की, दोनों में कोई अभी ऐसी लड़की नहीं थी जिसे हीमोफीलिया हो, दोनों कैसे वाहक थे। तो इसीलिए आपको बताया भी गया है कि हीमोफीलिया की बीमारी मैक्सिमम पुरुषों में देखा जाता है, स्त्रियों में एक बहुत ही कम देखने को मिलता है, रेयर द रेयर केस। ठीक, तो ये आपका खत्म होता हुआ हीमोफीलिया। और इसके पहले हमने चर्चा कर ली थी वर्णांधता की। वर्णांधता, हीमोफीलिया दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिनको हमने कवर किया। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पेडिग्री की, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक होगा जेनेटिक डिसऑर्डर में। ठीक, उसमें हम बात कर लेंगे। आप उस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आपके एग्जाम में पूछे जाने चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे लोग मतलब काफ़ी लोग को ये टॉपिक बहुत ही
कठिन लगता है, लेकिन आपके लिए ये इजी होगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पेडिग्री। थैंक यू, धन्यवाद।